The government is with us. खालिस्तान जो आज भारत के लिए किसी सर दर्द से कम नहीं, जहां आज कनाडा में रह रहे इंडियंस के ऊपर आए दिन हमले तक होते हैं, उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जाता है। और शॉकिंग चीज तो ये है कि कनाडा की रूलिंग गवर्नमेंट इन खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रही होती है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने इन खालिस्तानियों के सपोर्ट की वजह से इंडिया से आज अपने रिलेशंस खराब कर चुके हैं। कैसे ये खालिस्तानी मूवमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब डायरेक्ट कनाडा में रह रहे इंडियंस के ऊपर हमले तक करने लग गए। कैसे ये खालिस्तानी मूवमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये कनाडा में रह रहे इंडियंस को धमकी तक देने लगे। इस तरीके से इंडियंस को ये धमकी दी जाती है कनाडा छोड़ने के लिए। मंदिरों में जा रहे इंडियंस के ऊपर हमले तक होते हैं और कनाडा की पुलिस इन खालिस्तानियों को अरेस्ट करने के बजाय इन्हें सपोर्ट कर रही होती है। क्यों भला आज कनाडा की पुलिस भी इन अटैक कर रहे खालिस्तानियों को सपोर्ट करती है? कौन था वो नीच जिसके मौत पर आज कनाडा की पॉलिटिक्स में बवाल मचा हुआ है, जिसके चलते कनाडा की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टारगेट किया यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को और इसका मास्टरमाइंड बताया था अमित शाह को। वो कनाडा जो कि एक टाइम पर इंडिया का मेजर ट्रेड पार्टनर था, जहां आज कनाडा और इंडिया के डिप्लोमेट्स खराब हो चुके हैं। किस तरीके से एक भला भला डेवलपिंग कंट्री कनाडा इन खालिस्तानियों के हत्थे चढ़ गया। क्या हिस्ट्री रहा इन खालिस्तानियों का और कैसे फॉर्मेशन हुआ खालिस्तानी ग्रुप का, जिन्होंने आज कनाडा के लोगों का जीना मुश्किल बना दिया है। किस तरीके से खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले ये लोग आज कनाडा की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो कैसे कनाडा की पॉलिटिकल ग्रुप्स को टेक ओवर करते हैं, जिस वजह से कनाडा के पॉलिटिकल ग्रुप्स भी इनके ऊपर कोई जवाब या सवाल नहीं उठा सकते। आज कनाडा के अपोजिशन लीडर इन खालिस्तानियों के बारे में क्या सोच रखते हैं, वहाँ के लोकल्स इन खालिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं, वो इनके लिए क्या नजरिया रखते हैं। क्या अब कुछ ऐसा होने वाला है कि जस्टिन ट्रूडो एंटी इंडियन और खालिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे इन खालिस्तानियों के ऊपर कोई एक्शन लेंगे? क्या आज जस्टिन ट्रूडो भी इन खालिस्तानियों के अगेंस्ट में आ चुके हैं? क्या इससे इंडिया का कोई हेल्प होने वाला है? आज जब अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज हो चुका है और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी गवर्नमेंट बना चुके हैं, तो क्या इससे अमेरिका और यूएस और ब्रिटेन में रहने वाले इन खालिस्तानियों के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा? आखिर क्यों यहाँ पर एलन मस्क ने कहा कि इस बार जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट गिर जाएगी? क्या जस्टिन ट्रूडो के इलेक्शन हारने से यहाँ पर जितने भी खालिस्तानी अटैक्स हो रहे थे वो रुक जाएंगे? कैसे अब यहाँ पर इंडिया एक गेम चेंजर बनने वाला है और अब वो इन खालिस्तानियों को साफ करना स्टार्ट करेगा और इसमें अमेरिका का क्या इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो से। राम राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि खालिस्तानियों की वजह से इंडियंस के ऊपर हो रहे हमले जो कि सालों से इंडियंस यहाँ पर झेलते आ रहे हैं, जहां अब इन सब के ऊपर रोक लगेगा, जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट बदलेगी और इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एक इंडियन स्टूडेंट ये सोचकर अब्रॉड निकलता है कि उसे वहां पर एक अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगा, जो कि उसे इंडिया में नहीं मिल पाया था कास्टिज्म की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से और हाई फीस की वजह से। इसलिए वो दूसरे कंट्रीज में जाता है, खास करके कनाडा, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज, ताकि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाए। पर वहां पर उनका सामना होता है डोंकी लगाकर यूएस कनाडा पहुंचे उन लोगों से जो कि वहां पर भी इंडियंस का जीना नामुमकिन बना देते हैं और बहाना दिया जाता है खालिस्तान का। भला ये लोग दूसरे कंट्रीज में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर इन्हें खालिस्तान चाहिए तो इन्हें तो इंडिया आना चाहिए और इंडिया में प्रोटेस्ट करना चाहिए। सोचने वाली बात है। खालिस्तानियों के द्वारा हो रहे हमले आज एक गंभीर समस्या है और इस हमले को जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि खालिस्तान का फॉर्म कब हुआ और कैसे हुआ। खालिस्तान, जरा आप सोचिए कि इस नाम को आपने सबसे पहले कब सुना? ऑलमोस्ट आप में से अधिकांश लोगों को 3 से 4 साल पहले इन न्यूज के बारे में पता चला होगा, जहां पर ये लोग इंडियंस के ऊपर हमले कर देते हैं और आज से 3-4 साल पहले आपको ये न्यूज बिल्कुल भी देखने नहीं मिलता था और ये हमले आपको 3-4 सालों में देखने को मिला होगा और इससे पहले ऐसे न्यूज बिल्कुल ना के बराबर आते थे। बट एक्चुअली में इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले से ही ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहली बार यहाँ पर 1930s में अनडिवाइडेड इंडिया में खालिस्तान बनाने की मांग उठने लगी। 1940 में जहां पहली बार खालिस्तान के लिए पैम्पलेट बनने लगे और यहाँ पर कुछ लोग पहली बार इस खालिस्तान को सीरियस लेने लगे और इन्हें यहाँ पर कुछ लोगों से फाइनेंशियली और पॉलिटिकली सपोर्ट मिलने लगा। और जब इंडिपेंडेंस के पहले मुस्लिमों ने पाकिस्तान बनाने का मांग किया, तब यहाँ पर इन खालिस्तानियों ने भी एक सेपरेट स्टेट की मांग किया, पर उनका ये सपना ही रह गया क्योंकि मुस्लिमों ने पंजाब की धरती में ही पाकिस्तान बना दिया था। यानी कि वो पंजाब जो कि एक्चुअली में सिखों का था, पंजाब का था, उसे अब मुस्लिमों ने कब्जा लिया था। देश के बंटवारे के बाद भी इन खालिस्तानियों ने खालिस्तान बनाने की मांग रखी, वो भी अब इंडिया में, जो कि इस बार बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था और कोई भी सिख इन्हें सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उस समय मुस्लिमों की वजह से देश में हुए बंटवारे ने हिंदू और सिखों को काफी गहरा नुकसान पहुंचाया था। इसलिए कोई भी सिख इस खालिस्तानी मूवमेंट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। पर अब पंजाब में कुछ ऐसे लोग पनप चुके थे जो कि इस खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने लगे थे, जैसे कि देविंदर सिंह परिमार और जगजीत सिंह चौहान। आगे जाकर यही लोग खालिस्तान मूवमेंट को इंडिया के साथ साथ वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज में फैलाने लगे। जब इन्हें यहाँ पर सपोर्ट मिला था यूएस और कनाडा से, यूएस और कनाडा जो कि उस समय इंडिया के खिलाफ एक ऐसे एलिमेंट को ढूंढ रहे थे जो कि इंडिया में डिस्टेबलाइजेशन ला सके, तो उन्हें यहाँ पर मिला था खालिस्तान, जो कि इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता था। अब यहाँ पर देविंदर सिंह परिमार जो कि माइग्रेट कर जाता है लंदन में और वहां पर इस खालिस्तान मूवमेंट को वो फैलाने लगा, जहां पर ये लोगों को मोटिवेट करता था खालिस्तान के लिए। बट इतने मोटिवेट करने के बावजूद भी लोग इसे सीरियसली नहीं लेते थे और सिर्फ 20 लोग ही इसे अटेंड किया करते थे। 1970 में ये पहली बार खालिस्तान के सपोर्ट्स में रैलियां निकालता है और लंदन के शहर में ये पहली बार
खालिस्तानी फ्लैग लहराता है। इस इंसिडेंट के एक साल पहले 1969 में जगजीत सिंह चौहान, जो कि इंडिया में एक एमएलए के तौर पर था और इलेक्शन हार जाने की वजह से वो यहाँ पर मूव कर जाता है यूके में, जहाँ पर वो यूके पहुंचकर ही इन खालिस्तानी ग्रुप्स को ज्वाइन करता है और अब वो भी खालिस्तानियों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पर वो आए दिन रैलियां तक निकाला करता था। 1970 में पहली बार चौहान और परमार यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं और इसके एक साल बाद 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान जगजीत सिंह चौहान यहाँ पर विजिट करता है पाकिस्तान में, जहाँ पर वो मिलता है जुल्फिकार अली भुट्टो से, जो कि उस समय जगजीत से ये प्रॉमिस करता है कि वो खालिस्तान बनाने में इनकी हेल्प करेगा। और पाकिस्तान ये चीज करना क्यों चाहता था? क्योंकि उस समय इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था और इसका बदला लेने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस समय सपोर्ट किया था इन खालिस्तानियों को। 13 अक्टूबर 1971 जब जगजीत यहाँ पर जाता है अमेरिका में और यहाँ पर उसे पहली बार सपोर्ट मिला था अमेरिका से, जहाँ वो न्यूयॉर्क टाइम्स में एडवर्टीजमेंट करता है खालिस्तान के लिए और इस एडवर्टीजमेंट के बाद यहाँ उसे हेविली फंड्स मिलते हैं पाकिस्तान से और अमेरिका से। देविंदर सिंह चौहान यहाँ पर दोबारा लौटता है इंडिया में 1977 में और 2 साल बाद वो ब्रिटेन चले जाता है 1979 में, जहाँ वो क्रिएट करता है काउंसिल ऑफ खालिस्तान को और बलविंदर सिंह संधू नाम के एक व्यक्ति को काउंसिल का सेक्रेटरी ऑफ जनरल बनाता है। 1980 में जगजीत यहाँ पर जाता है लंदन और जहाँ पर वो खालिस्तान बनाने का डिक्लेरेशन कर देता है और वहीं पे अपोजिट में संधू, जो कि उस समय इंडिया में था, अमृतसर में वो खालिस्तान बनाने के लिए जोर लगाने लगा था, जहां ये लोग खालिस्तान के करेंसी तक रिलीज कर चुके थे। और सिर्फ करेंसी क्यों, ये लोग स्टैम्प, खालिस्तानी हाउस, पासपोर्ट और अपने आप को खालिस्तान का प्रेसिडेंट तक डिक्लेयर कर चुका था, पर स्टिल इन्हें यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता था सिख कम्युनिटी से। और इसके 4 साल बाद होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि सब कुछ अब बदल के रखने वाला था। 1940 से लेकर 1970 तक इन 30 सालों में कभी भी एक खालिस्तानी पावर में नहीं आ पाए, चाहे वो अब्रॉड में हो या फिर इंडिया में, क्योंकि इन्हें कभी भी सपोर्ट नहीं मिलता था सिख कम्युनिटी से। पर जब 1970 में पंजाब रीजन्स में जनरल भिंद्रेवाले जैसे लोग उभरने लगे थे और इस पर्सन को यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था यूएस और कनाडा से, ताकि ये पंजाब रीजन्स में डिस्टेबिलिटी को क्रिएट कर पाए। भिंद्रेवाले यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे कि सर्विसमैन, मेजर जनरल साहबिक जैसे लोग जो कि इंडियन आर्मी में जनरल की पोस्ट पर रह चुके हैं, वो अब इस भिंद्रेवाले के मिलिट्री एडवाइजर तक बन जाते हैं। भिंद्रेवाला वही पर्सन है जो कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिया करता था। 5-5 जत्थे ने दिता है कि जे सारे नाल हिंदुओं नाल वैर होवे तो मैनूं की लोड़ से उन्हां नूं पैसे देण दी। सारे हिंदुस्तान की 60 करोड़ की गिनती हिंदुओं विचों कोई माई दा लाल इत्थे दे हिंदू होवे, तेरा सिख जिहड़े कहंदे साडा फर्क पाउंदा है, बांह खड़ी करके कहो किसी हिंदुस्तान के एक हिंदू ने नवीं 25वीं सिख शहीदां दे परिवारां नूं घर जाके दित्ती है। काहदा रस्ता साडा? हिंदू आखिर क्यों मरते हैं? भिंद्रेवाले ने यहाँ पर कुछ ऐसे रेडिकल और मिलिटेंट ग्रुप्स को क्रिएट किया जो कि पंजाब में, जो कि उसके लिए फंड्स लाते थे और पंजाब में ड्रग्स स्मगल किया करते थे, जो कि अल्टीमेटली पंजाब के यूथ को ही बिगाड़ा करता था। ग्रुप्स जैसे कि बब्बर खालसा, खालिस्तानी कमांडो फोर्स, भिंद्रेवाला खालिस्तानी ग्रुप्स, जो कि इन सिखों को और निरंकारियों को मारना स्टार्ट किया, जो कि इन खालिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करते थे, उनके आइडियोलॉजी को अपोज किया करते थे। और हिंदुओं के लिए तो क्या ही कहना, हिंदू धर्म के लिए खुलेआम अब्यूज चलता था। इस पीरियड में टोटल 775 दंगे हुए थे, जिसमें 298 लोगों की जान गई थी और 525 लोग यहाँ पर घायल हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार होने के एक साल पहले अकाली दल के प्रेसिडेंट हरचंद सिंह लोंगोवाल ने यहाँ पर इनवाइट किया था भिंद्रेवाले को गोल्डन टेंपल में शरण लेने के लिए, ताकि वो गोल्डन टेंपल से बैठे बैठे सुरक्षित अपने ग्रुप्स को कंट्रोल कर पाए। पर 1984 के ऑपरेशन के दौरान 165 हिंदू और निरंकारियों की जान गई, 39 सिखों की यहाँ पर डेथ हुई और टोटल 410 लोगों की यहाँ पर किलिंग्स हुई थी और यहाँ पर भी 1180 लोग यहाँ पर इंजर हुए थे। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंद्रेवाले के असैसिनेशन के बाद बब्बर खालसा जैसे ग्रुप्स पंजाब में कई सारे रॉयस्टर करवाए, जैसे कि ट्रेन के ऊपर हमले हुए, कई सारे हिंदू बसेस को जलाया गया। इन ग्रुप्स के हाथों इंदिरा गांधी जी का यहाँ पर असैसिनेशन करवा दिया गया था उन्हीं के बॉडीगार्ड के थ्रू। इसी पीरियड में खालिस्तानी ग्रुप जो कि कनाडा और यूएस में ऑपरेट हो रही थी, उसने 23 जून 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 जो कि लंदन से दिल्ली जा रहा था, उसे मिड एयर में आयरलैंड के कोस्ट पे उसे ब्लास्ट करा दिया गया, जिसमें 268 कैनेडियन, 24 इंडियंस और 24 ब्रिटिशर्स की जान गई। और इस ब्लास्ट के पीछे मास्टरमाइंड था लखबीर सिंह, तलविंदर सिंह परमार। और वहीं पे इंडिया में 1995 में सीएम बेअंत सिंह जी का असैसिनेशन करवा दिया गया, क्योंकि इन्होंने खालिस्तानी आइडियोलॉजी को अपोज किया था और ऑपरेशन ब्लू स्टार को इन्होंने अलाउ किया था। बब्बर खालसा ग्रुप ने इनके कार में बॉम्ब फिट कर दिया था और बॉम्ब के फटने से इनकी जान चली गई थी। किसी भी स्टेट के सीएम के ऊपर इस तरीके के हमले, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है, इस हमले के रिटेलिएट में पंजाब की पुलिस ने ढूंढ कर इन ग्रुप्स को मारना स्टार्ट किया, उनका इनकाउंटर हुआ और कईयों को तो जेल तक हुआ। बब्बर खालसा जैसे ग्रुप्स यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए इंडिया छोड़कर भागने लगे थे एब्रॉड में, खास करके यूएस और कनाडा की ओर। इसके बाद ऑलमोस्ट एक डेकेड तक इंडिया में कोई भी खालिस्तानी प्रोटेस्ट, खालिस्तानी दंगे या हमले बिल्कुल नहीं हुए। अब ये खालिस्तानी जो कि भारत छोड़कर यूएस और कनाडा पहुंच चुके थे, उन्हें यहाँ पर ये गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कनाडा में बसने में। कनाडा की गवर्नमेंट ये कर क्यों रही थी? क्योंकि उसे चाहिए थे चीप लेबर्स और इंडिया को बैक स्टेज लाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। इंडिया से जो भी डोंकी लगाकर कनाडा और यूएस पहुंचता है, वहां की गवर्नमेंट इनके सामने दो ही ऑप्शन रखती है,
या तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, या फिर आप वो करो जो कि हम कहते हैं। अब ये लोग जो कि अपना सब कुछ बेच बाच कर डोंकी रूट से पहुंच चुके हैं यूएस और कनाडा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता उनके बातों को मानने के अलावा। और यहाँ पर एक गवर्नमेंट इन्हें टच में लाती है वहाँ के लोकल गुरुद्वारा से, जहाँ से इनका रेडिकल बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। कुछ लोग खालिस्तान के प्रोटेस्ट को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते हैं डर और पैसे की वजह से। ऐसे एक पर्सन थे रिपू दमन सिंह मलिक, जो कि पहले खालिस्तान को सपोर्ट करते थे और खुद एक खालिस्तानी भी थे। बट जैसे ही उन्हें समझ में आया कि उनके साथ गलत हो रहा है और उनका सिर्फ यूज हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर खालिस्तान का ही विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। पर अचानक से एक दिन न्यूज आता है कि उनका मर्डर हो चुका है किसी अननोन पर्सन के थ्रू। और यहाँ पर उनके मर्डर के पीछे नाम किसका आता है? खालिस्तानी ग्रुप्स का। जगजीत सिंह जिम्मी धलीवाल, जो कि कनाडा में रहता था और 2005 तक एज ए लॉयर के तौर पर काम किया करता था, पर 2005 के बाद ही पॉलिटिक्स को ज्वाइन करता है और अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करता है जिसका नाम था न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे 2021 में कैनेडियन इलेक्शन में 25 सीट मिले थे। और यही पर्सन जस्टिन ट्रूडो के साथ मिलकर गवर्नमेंट क्रिएट करता है। 2007 जब यहाँ पर कनाडा में एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है जिसका नाम होता है सिख फॉर जस्टिस, और इसका मुखिया होता है गुरपंतवंत सिंह पन्नू। ये वही पन्नू है जो कि आए दिन इंडियंस को, नरेंद्र मोदी जी को मारने की धमकी देता है और इंडियंस को कनाडा छोड़ने के लिए कहता है। इन सारे ग्रुप्स को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान के ISI से, और इस बात को खुद इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपने रिपोर्ट में कंफर्म किया है कि इन सारे ग्रुप्स को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है ISI से। इंडिया के सीनियर ऑफिसर बी रमन की माने तो यहाँ पर अमेरिका इन ग्रुप्स को फंड तक करता है, जहाँ पर ये लोग पंजाब के यूथ को सबसे पहले ड्रग्स के नशे में डालते हैं और फिर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन इन यूथ को टारगेट करती है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की यहाँ पर फाउंडर है अनीता लाल, जो कि यहाँ पर फंड करती है उन सॉन्ग्स को जो कि पंजाब में ड्रग्स और वेपन्स को प्रमोट करते हैं अपने गानों में। और इन चीजों के एडिक्शन में पंजाब का यूथ जो अपना पूरा टाइम ट्रैक्टर के पीछे लगा देता है, और जब उसे होश आता है अपनी लाइफ का, तब उसे समझ में आता है कि पंजाब में उसके लिए कोई स्किल नहीं है, उसके खुद के पास कोई स्किल नहीं है और पंजाब में वो कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए अब वो डिसाइड करता है बाहर जाने के लिए। जब उसके वीजा नहीं लगते तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है और वो होता है डोंकी रूट। डोंकी रूट के थ्रू जब वो यूएस और कनाडा पहुंचता है, तब वो वहां पर टारगेट बनता है कनाडा में बैठे उन खालिस्तानी ग्रुप्स का। कभी आपने ये सोचा है कि पंजाब में क्यों इतने सारी एजेंसी बनी है जो कि लोगों से लाखों रुपए लेकर उन्हें डोंकी रूट से कनाडा और यूएस पहुंचाती है? सिर्फ पंजाब में क्यों, इंडिया के अदर स्टेट में क्यों नहीं? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, क्योंकि इनका ऑलवेज टारगेट होता है पंजाब के लोग। अगर आपने वीडियो में नोटिस किया होगा कि मैंने जितने बार यहाँ पर खालिस्तान का नाम लिया है, मैंने खालिस्तानी कहकर उन्हें डिस्क्राइब किया है, ना कि सिख। वो इसीलिए क्योंकि कोई भी सिख इन खालिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करता। प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के अनुसार पंजाब में 93% जितने भी लोग हैं वो कभी भी इस खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, और जो थोड़े परसेंट के लोग हैं ये वही लोग हैं जो कि अब्रॉड में रहते हैं, या फिर इनकी फैमिली में से कोई भी पर्सन अब्रॉड में रहता है और वो किसी तरीके से इन खालिस्तानियों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक थी खालिस्तान की वो हिस्ट्री, कैसे वो आइडियोलॉजी जन्म लिया। और अब हम बात करते हैं कि खालिस्तान की वजह से रिसेंटली हो रहे इंडियंस के ऊपर हमले और कैसे जस्टिन ट्रूडो के यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होने वाली है। जब पिछले साल 2023 में निज्जर का यहाँ पर इनकाउंटर हो गया किसी अननोन पर्सन के थ्रू, तो यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट ने यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया था इंडियन गवर्नमेंट को, और वो भी बिना किसी प्रूफ्स के। और इवन आज तक भी कनाडा की गवर्नमेंट ने एक भी ऐसा एविडेंस जिसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो नहीं दे पाया है। पन्नू जैसे खालिस्तानी जो कि ओपनली कनाडा में इंडियंस के ऊपर हमले करने की बातें करते हैं, इंडियंस को कनाडा छोड़ने तक की बातें करते हैं। ब्रैमिंगटन में रहने वाले हिंदूज जो कि अपने मंदिर जा रहे थे, खालिस्तानी ग्रुप्स ने उनके ऊपर हमले तक कर दिए। और यहाँ पर ये सिर्फ एक हमला नहीं होता, बल्कि कई सारे मंदिरों के ऊपर यहाँ पर हमले होते हैं। इसका विरोध करने पहुंचे हिंदुओं को ही उल्टा अरेस्ट किया जाता है कनाडा की पुलिस के थ्रू, और यहाँ पर एक छोटे से 14 साल के बच्चे को यहाँ पर कनाडा की पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और जरा आप सोचिए कि अरेस्ट करे भी क्यों ना, प्रोटेस्ट करने वाले, हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर हमला करने वाले और पुलिस बनकर आने वाला पर्सन अगर सेम होगा तो अरेस्ट यहाँ पर हिंदू ही तो होगा ना। जरा आप इस फोटो को देखो, यहाँ पर एक पुलिस मैन है और यहाँ पर एक दंगाई है जो कि उस समय प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचा है। अब जरा आप खुद सोचिए कि अगर प्रोटेस्ट करने वाला और अरेस्ट करने वाला पर्सन अगर सेम है तो यहाँ पर अरेस्ट किसे किया जाएगा? कई सारे खालिस्तानी यहाँ पर तो पुलिस के गेटअप में घूम रहे थे और हिंदुओं को ही अरेस्ट करे जा रहे थे। इवन खालिस्तानियों के द्वारा हमला करता हुआ देखकर भी उन्हें जाने दे रहे थे बड़े इजीली। एक्चुअली मजे तो इनके हैं, पुलिस बनकर सैलरी भी ले रहे हैं और रैली अटेंड करके बोनस भी। आज कनाडा पुलिस में सारे के सारे खालिस्तानी भर चुके हैं जो कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन खालिस्तानियों को ही सपोर्ट करते हैं। जस्टिन ट्रूडो जिन्हें यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए था हिंदुओं को जिनके ऊपर अटैक हुआ है, पर यहाँ पर वो सपोर्ट किसे कर रहे हैं? अटैक करने वाले खालिस्तानियों को ही। आप जरा इस कैनेडियन पर्सन को सुनिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था हिंदुओं के मंदिरों में हिंदुओं के साथ। It is a massive uptick. It's a huge escalation of violence. It's crossed new lines. We've seen attacks on temples, Hindu temples before. We've seen attacks on synagogues before in Canada. Synagogues have been shot at midnight. We've seen churches being burned down and attacked. This is the first broad daylight attack on the devotees in this country. The response from the police was disgusting. They acted as the arm of the Khalistanis. They attacked the Hindus. They did not push the Khalistanis off. They were attacking the Hindus in their own mandir. People from Peel Police were going crazy, were throwing punches at Hindus. And it's Kristallnacht for Hindus in Canada. This was utterly preventable. We saw this coming.
Panun and Sikhs for Justice were screaming that they were going to do this. They were advocating for violence against Hindus on Diwali, for celebrating Diwali. आखिरकार जस्टिन ट्रूडो इन खालिस्तानियों को सपोर्ट कर क्यों रहे हैं? जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट यहाँ पर बनी है जगजीत के साथ अलायंस बनाकर। यही रीजन है कि आज खालिस्तान को जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट कर रहे हैं और इस सपोर्ट करने के चक्कर में उन्होंने इंडिया के साथ अपने डिप्लोमेट्स को खराब कर चुके हैं। इवन अभी कुछ दिन पहले एस जयशंकर जी यहाँ पर विजिट पे गए थे ऑस्ट्रेलिया के, और वहाँ पर वो खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं और इस मुद्दे को कनाडा की गवर्नमेंट ने इस न्यूज को अपने कंट्री में आने नहीं दिया, इसके ऊपर बैन लगा दिया। आज कनाडा में खालिस्तानी एंटी इंडियन प्रोटेस्ट करते हैं, इंडियंस के लिए गो बैक के नारे लगाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, अब तो ये भी नारे लग गए कैनेडियंस गो बैक। यानी सोचिए, ये लोग जो कि डोंकी मारकर उनके देश में गए, यही लोग आज कैनेडियंस को कह रहे हैं कि तुम अपने देश छोड़कर यूरोप भाग जाओ। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि कल को रोहिंग्यास भारत में आकर इंडियंस को ही भगाने लगे इंडिया से। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और ये सिर्फ जस्टिन ट्रूडो के पार्टी में ही क्यों, बल्कि अपोजिशन पार्टीज में भी दर्जनों के हिसाब से भरे हुए हैं। इसीलिए तो अपोजिशन पार्टीज भी दीपावली पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट देती हैं। हालांकि अभी परिस्थिति बदलता हुआ दिख रहा है, जहां पर अपोजिशन लीडर्स, निज्जर के लिए भी कुछ अपोजिशन लीडर्स का ये कहना है, निज्जर जो कि एक मिलिटेंट था और 1997 में कनाडा में इलीगल तरीके से फेक डॉक्यूमेंट से घुसने की कोशिश कर रहा था और उस समय उसे कनाडा की गवर्नमेंट ने रोक दिया था। पर 2007 में गवर्नमेंट के चेंज होते ही किसी तरीके से उसे पीआर मिल चुके थे। काफी हद तक अपोजिशन लीडर्स इन खालिस्तानियों को क्रिटिसाइज करते हैं। आज अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी में से बहुत सारे लीडर हैं जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि इनमें से एक हैं जग सहोटा। ये वो हैं जो कि खालिस्तान को अपोज करते हैं, खालिस्तान का विरोध करते हैं, वो इन खालिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करते। इवन यहाँ तो जस्टिन ट्रूडो भी ये समझ चुके हैं कि अगर उन्हें अगली बार गवर्नमेंट बनानी है तो उन्हें यहाँ पर सपोर्ट करना होगा हिंदुओं को। इसलिए तो आजकल वो भी खालिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खालिस्तान के विरोध में बातें करते हुए दिख रहे हैं। इवन वो लोग जो कि इंडिया में क्रिमिनल के तौर पर थे और कनाडा में जाकर छुपे हुए थे, आज कनाडा की गवर्नमेंट उन लोगों को अरेस्ट कर रही है, जिसमें से एक का नाम है अर्श दल्ला। इवन यहाँ तो जस्टिन ट्रूडो हिंदुओं की वोट पाने के लिए दीपावली तक सेलिब्रेट किए इस बार। I got these bracelets when I was in 3 different Hindu temples over the past few months. They're good luck. They're, yeah, protection. Happy Diwali! Happy Diwali! पर अचानक से वो ऐसा करने क्यों लग गए? अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज हुआ और यहाँ पर गवर्नमेंट बना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप जो कि किसी भी एंगल में कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते। और अभी रिसेंटली किसी ने एलन मस्क से पूछा था कि क्या इस बार जस्टिन ट्रूडो इलेक्शन जीत पाएंगे, तो एलन मस्क ने कहा था कि इस बार के इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो हारने वाले। तो कुछ ही महीनों में 2025 में यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं कनाडा में, और अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, कंजर्वेटिव पार्टी यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाती है, तो ये इंडिया के लिए गोल्डन चांस होगा अपने सारे खालिस्तानियों को साफ करने के लिए, जहाँ पर आने वाले टाइम पर इंडिया इन सारे खालिस्तानियों के नेक्सस को खत्म करके रख देगा। अब यहाँ पर ये जितने भी बातें हैं ये लॉन्ग टर्म में होने वाले, बट अभी रिसेंटली इसका सॉल्यूशन क्या है इन खालिस्तानियों से बचने के लिए। तो इसके लिए जितने भी इंडियंस यहाँ पर कनाडा में रहते हैं, तो उन्हें यहाँ पर सबसे पहले एकजुट होकर इन खालिस्तानियों का विरोध करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये होता हुआ भी दिख रहा है, जहाँ पर कुछ इंडियंस कई बार इन खालिस्तानियों को दौड़ाते हुए भी दिख जाते हैं। और दूसरी पॉइंट तो ये कि इंडियंस को यहाँ पर खुद की अपनी पार्टी को क्रिएट करना चाहिए जो कि उन्हें रिप्रेजेंट करे कनाडा में, और कनाडा की लोकल गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए यहाँ पर अलायंस बनाने पड़े इंडियंस पार्टी के साथ, जिससे यहाँ पर उन लोकल लीडर्स को ये समझ आएगा कि अगर इंडियंस का सपोर्ट चाहिए तो इंडियंस को यहाँ पर सपोर्ट करना भी होगा। और तीसरा पॉइंट, इंडियन गवर्नमेंट को खुद यहाँ पर जितने भी खालिस्तानी है उनके प्रॉपर्टीज को सीज करनी चाहिए इंडिया में, और जितने भी खालिस्तानी यहाँ पर इंडिया और कनाडा के पीआर लेके बैठे हैं
इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर उनके पीआर को इंडिया से कैंसिल करना चाहिए, जिससे ये खालिस्तानी जो कि दो तरफा प्रॉफिट कमा रहे हैं वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो बस आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज इस वीडियो के जरिए मैंने आपको खालिस्तान के बारे में कुछ अच्छे खासे नॉलेज दिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडली फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करो और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट जरूर करो। मैं उस कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और अगर हुआ तो रिप्लाई भी कर दूंगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और आखिरी में वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूं मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।